नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मौसम इस समय बदल रहा है तो थोड़ा अपने आप को ध्यान देना, अपने प्रति थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि मौसम के बदलने पर बहुत सारी बीमारियां आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो आप बीमारियों का आप शिकार न हो, इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा केयरफुली रखें, थोड़ा ध्यान दें। चलिए, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि में कैसे शीत ऋतु में भारत में मौसम का आगमन होता है, किस मानसून से भारत में वर्षा होती है, कब होती है, इन सब चीज़ों का आज हम विधिवत अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी चीज़ों को विधिवत अध्ययन करते आ रहे हैं। चलिए, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि में, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और नेपाल और चीन में चलने वाली शीत हवाएं धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर अर्थात क्षोभ मंडल के नज़दीक ये हवाएं चलती हैं, जिसके चलते इन धाराओं यानी इन हवाओं को हम जेट स्ट्रीम धाराएं कहते हैं। रीज़न है कि ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं और इसके चलते पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित होते हैं, इसलिए इन्हें पछुआ जेट धारा भी कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात पश्चिम, ये हमारा पश्चिम, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, इसलिए इन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ भी इन्हें पछुआ जेट धाराओं का ही हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलने वाली इन शक्तिशाली हवाओं को या इन धाराओं को हम जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं कहते हैं। ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर क्षोभ मंडल सीमा के पास चलती हैं। क्षोभ मंडल सीमा के पास चलती हैं। चूँकि ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसलिए इन्हें हम पछुआ जेट धारा कहते हैं। पछुआ जेट धाराओं की वजह से ही बाद में पश्चिमी विक्षोभ आता है। पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए, तो ये पॉइंट, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाली इन शक्तिशाली वायु धाराओं को हम जेट धाराएं कहते हैं। जेट धाराएं कहते हैं। ये धाराएं
पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा क्षोभ मंडल सीमा के नज़दीक से होकर प्रवाहित होती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ इसलिए इन्हें हम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने के चलते इन्हें हम पछुआ जेट धारा भी कहते हैं। पछुआ जेट धारा भी कहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? तथा जब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है, अर्थात जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव, इसके नीचे दक्षिण ध्रुव, तथा शीत ऋतु में क्या है, जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन हो जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में पड़ने लगती हैं। तो जब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन में होता है तो जेट धारा भी, जब गर्मी होती तो जेट धारा क्या ध्रुव के नज़दीक चलती हैं, लेकिन जैसे ठंडी आ जाती है यानी शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में ये धाराएं भी दक्षिण की ओर होकर कुछ प्रवाहित होती हैं, अर्थात जो ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है अब वो कुछ बात यानी अब क्या वो ध्रुव से थोड़ा अंदर की ओर आने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या है, ये हवाएं कुछ दक्षिण की ओर होकर कुछ प्रवाहित होती हैं, जिससे हिमालय जो है इनके मार्ग में पड़ जाता है। यानी कि हवाएं ऐसा नहीं केवल शीत ऋतु में चलती, ये हवाएं वर्ष भर चलती रहती, लेकिन क्या है कि ठंडी की सीजन यानी शीत ऋतु में जब हिमालय दक्षिणायन हो जाता है तो ये हवाएं भी कुछ अंदर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, जिसके चलते यानी दक्षिण को प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके चलते इन हवाओं के मार्ग में हिमालय पड़ जाता है। अब हिमालय पड़ने के कारण जेट धाराएं दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक वे जो हिमालय के ऊपर से निकल जाती हैं या हिमालय के उत्तर से निकल जाती हैं, दूसरी वे जो हिमालय के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती हैं। तो जब दो धाराओं में विभाजित हो जाती हैं तो इन्हें पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा, पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा तथा पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा के नाम से जानते हैं। तो जब हिमालय इनके मार्ग में पड़ जाता है तो ये पछुआ यानी जेट धाराएं दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इसलिए जब ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनके चलते हिमालय के उत्तर में जो प्रवाहित होते हैं उन्हें पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा, पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा तथा दूसरी पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा के नाम से हम इनको जानते हैं, दक्षिणी शाखा। क्योंकि अब ये क्या है, पछुआ जेट धारा दो भागों में डिवाइड हो गई हिमालय को, जैसे क्योंकि हिमालय इनके मार्ग में पड़ गया, जिसके चलते अब इन जो हिमालय के उत्तर यानी ऊपर से निकल रही हैं उन्हें पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा तथा जो हिमालय के दक्षिण से निकल रही हैं ये शाखा जो है इसको हम पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा के नाम से जानते हैं। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान के उत्तर में ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक। तथा वास्तव में पछुआ जेट धारा की यही जो दक्षिणी शाखा है जाड़े में यानी शीत ऋतु में उत्तर भारत में के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। क्या है कि ये जो पछुआ जेट धारा की जो दक्षिणी शाखा है वास्तव में यही जो शाखा है भारत के शीत ऋतु में उत्तर भारत में अपना एक प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि इस समय क्या है भारत में रबी की फसल चलती रहती है। तो रबी की फसल के चलने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। चलिए इसके रिलेटेड पॉइंट आगे बताते हैं। तथा पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा, पछुआ जेट धारा
की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ जेठधारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ ले आती है, पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ ले आती है, जिसके चलते उत्तर भारत में यानी उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। समझिए, जेट स्ट्रीम के चलते पश्चिमी विक्षोभ भारत में यानी पछुआ जेट धाराओं की जो दक्षिण शाखा है उसके माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है, तब हमारे यहाँ क्या होती है, शीत ऋतु बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में वर्षा जो हिमपात के रूप में होती है। वहीं पर उत्तरी मैदान में जैसे पूर्वोत्तर भारत में जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि यदि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में अच्छी खासी नमी है तो पश्चिमी बिहार में भी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में कौन सी धाराओं, जेट स्ट्रीम यानी पछुआ जेट धाराओं के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है। और कौन सी धारा शाखा है भारत की, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे और हम अध्ययन करेंगे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की कुछ बातें आपको पिछले लेक्चर में बताई जा चुकी हैं, लेकिन इसमें हम विधिवत पश्चिमी विक्षोभ का अध्ययन करेंगे। हेडिंग है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ का पहला पॉइंट, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप जान लें, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण क्या है, शीतोष्ण चक्रवात है। यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है जान ले। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क से मकर तक का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय होता है। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय। इसके उत्तर में यानी कर्क यानी 23.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री के दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। ये यहाँ पर 66.5 डिग्री ये कर लेते हैं हम, ये भी 23.5 डिग्री हम कर लेते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। क्लियर। तो क्या है, ये हमारे कहाँ यहाँ चलती हैं, ये वाला जो क्षेत्र है भारत में आपको पता है 23.5 डिग्री के ऊपर है। ठीक, चलिए। तो ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात क्यों है आप समझ चुके हैं। दूसरा, शीत ऋतु में यूरोप एक महाद्वीप है। शीत ऋतु में यूरोप के भूमध्य सागर में, शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। यूरोप में भूमध्य सागर, जैसा पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि भूमध्य सागर आपका यूरोप और एशिया के बॉर्डर में, भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है। क्लियर। अर्थात भूमध्य सागर जो है कौन से दो महाद्वीपों को डिवाइड करता है, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से। क्लियर। चलिए, तो हो जाते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, अन्यथा मत लेना, सॉरी। चलिए, तो शीत ऋतु में यूरोप के भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। यह चक्रवात
पछुआ जेट धाराओं के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। क्या है कि लिख देता हूँ ताकि आपके, यदि आप नोट्स बना रहे नहीं बनाए तब भी आपको समझ में आए। शीत ऋतु में यूरोप के भूमध्य सागर में इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। यह शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट धाराओं के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तो इनका जन्म कहाँ होता है, यानी कि ये चक्रवात उत्पन्न कहाँ होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चक्रवात है ये जो है भूमध्य सागर, यूरोप के भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से होकर प्रवाहित होने के कारण भूमध्य सागर, काला सागर तथा कैस्पियन सागर के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात में अच्छी खासी नमी इकट्ठा हो जाती है। अर्थात ये जो शीतोष्ण चक्रवात है भूमध्य सागर से इसका जन्म हो रहा है, वहाँ से नमी लेता है, फिर काला सागर रास्ते में पड़ता है, काला सागर से अच्छी खासी नमी कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद कैस्पियन सागर से ये अच्छी खासी नमी कलेक्ट कर लेता है और साथ ही ये पछुआ जेट धारा के माध्यम से भारत की ओर यानी पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इनमें अच्छी खासी नमी होती है, जिसके चलते ये जो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये अच्छी खासी नमी कलेक्ट करने के बाद, ग्रहण करने के बाद ये शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट धारा यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है पछुआ जेट धाराओं के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है, जिसके चलते ये धाराएं यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है पछुआ जेट धाराओं के माध्यम से भारत में जब प्रवेश करता है तो पछुआ जेट धाराओं की दक्षिणी शाखा के माध्यम से भारत के जो भी उत्तर भारत के जितने भी हिमालयी राज्य हैं या पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पर पछुआ जेट धाराओं या पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से हिमपात के रूप में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर हिमपात के रूप में, तथा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। यदि इस पश्चिमी विक्षोभ में अच्छी खासी नमी है तो यहाँ तक कि पश्चिमी बिहार में भी ये अच्छी खासी बारिश कर जाते हैं। तो क्या है, और ये जो है भारत में 15 जनवरी से अप्रैल के मध्य पछुआ जेट धाराएँ यानी पछुआ जेट धाराएँ जो अभी चलती हैं, लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ ये 15 जनवरी के बाद ही भारत में प्रवेश करता है। उत्तर भारत में जिसे हम शीतलहर के नाम से जानते हैं, शीतलहर के नाम से इन धाराओं को, इन हवाओं को हम शीतलहर के नाम से जानते हैं। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, जैसे लिख देता हूँ, पश्चिमी विक्षोभ
पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अर्थात जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड राज्यों में यह हिमपात के रूप में तथा यह जबकि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में, पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी राज्यों में, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी जल बूंद के रूप में वर्षा करता है। जल बूंद के रूप में वर्षा होती है। ठीक, आया समझ में? चलिए, जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है तो उस समय भारत में क्या है, रबी की फसल चालू रहती है। जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है तो उस समय भारत में रबी की फसल चालू रहती है। रबी की फसल चालू होने के चलते ये रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होता है। वहीं पर उत्तर भारत के राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती चलती रहती है, जिसके चलते ये वहाँ पर यानी सेब यानी फल के लिए भी, सेबों के फसल के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होता है। इसलिए भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा ही हिमालय की चोटियों पर हिमपात होता है, जिसके चलते हिमालय यानी उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर पानी यानी गर्मी के सीजन में पानी बना रहता है। तो चलिए, अक्सर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्मियों में हिमालय की नदियों में गर्मी में भी जल क्यों बना रहता है, उसके दो स्रोत हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा ग्लेशियर्स आपके। चलिए, ये रहा आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर, पश्चिमी विक्षोभ या शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, एक्टिविटी ऑफ मानसून इन विंटर सीजन। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरा लेक्चर बखूबी समझ में आएगा, बाकी आ ही रहे हैं। तो आज हम अपने लेक्चर के यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।